हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था एंड फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्कस किया था। ओके, एंड अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस नेचर। मींस कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस नेचर होता है। एंड ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो देखो कोलाइडल सॉल्यूशंस आर heterogeneous mixture and consist of two phases, that is one of the phase is known as dispersion medium and other phase is known as dispersed phase। यहां तक क्लियर? तो कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें दो फेसेस होती है। तो एक फेज कहलाती है डिस्पर्जन मीडियम और दूसरी फेज डिस्पर्स्ड फेज। एंड ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है। एंड डिस्पर्जन मीडियम को हम सिंपली सॉल्वेंट बोल सकते हैं एंड डिस्पर्स्ड फेज को हम सिंपली सॉल्यूट बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर? एंड डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाते हैं। मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज की रेंज में आती है। एंड कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज रेंज क्या होती है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, एक बार और देख लो। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, ठीक है। चलिए, एंड 1 नैनोमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है तो ये भी डिस्कस किया हुआ है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर। क्लियर? अब बताओ, अगर साइज रेंज सेंटीमीटर माइक्रोमीटर इनमें दी हो तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए आप लोगों को रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर को सिंपली कैसे लिखा जाता है शॉर्ट में? 1 म्यू एम। तो ये जो सिंबल है उसको बोला जाता है म्यू और वो किसका सिंबल होता है? माइक्रो का सिंबल होता है। क्लियर? एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर, ठीक है। एंड सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन आप लोगों को पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? चलिए, तो बताओ अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज रेंज को सेंटीमीटर में मेंशन करना हो तो हम कैसे मेंशन करेंगे? तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए। तो देखो 1 नैनोमीटर में हम क्या कर रहे हैं? 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी मैथमेटिक्स लगेगी, दैट इज 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर, ये हमें पहले से पता है। फिर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रखेंगे। तो क्या बनेगा? 10 टू पावर ऑफ -9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2 दैट इज 100, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? -9 + 2 दैट इज -7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 नैनोमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में। सिमिलरली हम 100 नैनोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर एक रेंज बना लेंगे इसमें सेंटीमीटर। समझ गए यहाँ तक? सिमिलरली अगर माइक्रोमीटर में दिया हो तो भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए, इतना
नोट कर लो आपने फटाफट, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नोट कर लेना इसको। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, मींस फिल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। ओके, तो यहां पर दे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं या फिर एनिमल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से या फिर एनिमल मेम्ब्रेन की हेल्प से कोलाइडल पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। देखो, they can be separated by ultra filter paper or animal membrane, ठीक है। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, दैट इज ब्राउनियन मोशन, एंड ये हमने डिटेल में क्लास 9 में डिस्कस किया है। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बी डॉट एम, ब्राउनियन मोशन को। तो ब्राउनियन मोशन मीन्स zigzag मोशन ऑफ, मोशन या फिर मूवमेंट भी बोल सकते हो, ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो डिस्पर्जन मीडियम में लेट्स सपोज ये डिस्पर्जन मीडियम है, ओके। तो इस डिस्पर्जन मीडियम में जो कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, मींस कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इधर उधर जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं। तो उसी मोशन को, उसी मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। तो ये है कोलाइडल पार्टिकल जो कि जिगजैग पाथ को फॉलो करके जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी मोशन को क्या कहा जाएगा, ब्राउनियन मोशन कहा जाएगा, ठीक है। एंड ब्राउनियन मोशन किसके नाम पे पड़ा है, तो ये पड़ा है रॉबर्ट ब्राउन के नाम से। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ब्राउनियन मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर देखो, ब्राउनियन मोशन का जो रीजन है वो क्या है। तो ब्राउनियन मोशन का जो रीजन है वो है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली डिस्पर्जन मीडियम से कोलाइड होते रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल्स किसी से टकराएंगे तो वो किससे टकराते हैं,
डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स टकराते हैं, तो टकरा के इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो उधर भागने लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो रैंडमली इधर उधर भागेंगे तो कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, जिगजैग मोशन परफॉर्म करेंगे। तो ब्राउनिंग मोशन का रीजन क्या है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोलाइडल particles with dispersion medium। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए फिर ब्राउनियन मोशन की हेल्प से हम कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे, तो उसको देखो, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स इधर उधर जिगजैग मोशन में भागते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, तो वो नीचे जाके सेटल नहीं होंगे। और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल नहीं हो रहे हैं, इट मींस जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन क्या एक्सप्लेन करता है, तो ब्राउनियन मोशन एक्सप्लेन्स why colloidal solution is stable in nature। तो Brownian motion explains the stability of colloidal solution। क्लियर? एंड यहां पर कोलिजन की जगह बम्बार्डमेंट भी लिखा रह सकता है, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विद डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, जब हम लाइट की बीम को पास कराते हैं थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये जो लाइट है उस लाइट का पाथ, उस लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, मीन्स हमें लाइट का पाथ दिखने लगता है जब लाइट बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराया जाता है। ठीक है, एंड यूजुअली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डार्क कंडीशन होनी चाहिए, अंडर डार्क कंडीशन। क्लियर? और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में उसकी छत में होल है और उस होल से जो सनलाइट है वो आ रही है, तो उस सनलाइट को आप लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो उस डार्क रूम के अंदर। ठीक है, तो वो जो फिनोमिना है वो फिनोमिना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। कि जब हम किसी लाइट बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन से अंडर डार्क कंडीशन पास कराते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें उस लाइट का पाथ दिखने लगता है, तो उसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? तो इसको सिंपली समझ सकते हैं ऐसे, ये टॉर्च है, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, है ना, और टॉर्च से जो लाइट निकल रही है उस लाइट को अगर हम
कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराएं तो उस लाइट का पाथ हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखने लगेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो मैं शो कर रहा हूं वो क्या है, लाइट का पाथ है। क्लियर है यहां तक? तो path of light becomes visible when light is passed through colloidal solution and this phenomena is known as Tyndall effect। ठीक है, अब Tyndall effect का रीजन क्या है, तो उसको देखो। तो Tyndall effect का रीजन है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की साइज इतनी इनफ होती है कि वो पार्टिकल्स मींस कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट के पाथ को स्कैटर कर देते हैं, मींस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो लाइट पर अगर स्कैटरिंग होगी तो लाइट का पाथ हमें विजिबल होगा। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है टिंडल इफेक्ट का, तो वो है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particles। क्लियर आता है? फिर ये भी हमें पता है कि क्लास 9 में डिस्कस किया है कि टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में ऑब्जर्व नहीं होता। तो देखो, टिंडल इफेक्ट इज not observed in true solution, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते एंड इसी वजह से हमें ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो बताओ सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से भी ज्यादा होती है, तो वहां पर आसानी से टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकता है या फिर होता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सस्पेंशन। क्लियर है आपका? चलिए, तो ये है एक सिंपल सा रिवीजन किसका, टिंडल इफेक्ट का, और इसको डिटेल में भी क्लास 9 में पढ़ना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ओके, नोट हो गया सभी का? चलिए, तो ये डायग्राम समझ में आया सभी को कि हमने टॉर्च यहां से जलाई, टॉर्च से लाइट निकली और जब वो इस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हुई तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें इस लाइट का पाथ दिखने लगा। ठीक है, एंड देखो यहां पे जो एयर है लाइट और इस सॉल्यूशन के बीच में, उस एयर में अगर डस्ट की क्वांटिटी अच्छी खासी है, मींस डस्ट पार्टिकल अच्छे खासे होंगे, तो उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी इस लाइट का पाथ हमें दिखने लगता है। तो यहां पर अगर एयर में काफी ज्यादा डस्ट है तो इट मीन्स यहाँ की जो एयर है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या ऑब्जर्व होगा, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ की लाइट भी हमें विजिबल होगी। ठीक है, एंड ट्रू सॉल्यूशन से पास कराने पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी मिक्सचर है उस मिक्सचर को क्लासिफाई कर लोगे कि उस सॉल्यूशन मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन, तो आप लोग आसानी से टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है तक? चलो, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। तो नंबर 5 प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ कोलाइड्स। ओके, तो देखो मोस्ट ऑफ द केस में कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल
पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स चार्ज होते हैं। एंड ये चार्ज कहां से आता है ये सब आप लोग हायर क्लास में, क्लास 12 में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो कोलाइडल पार्टिकल्स consist of similar charges and due to repulsion between similar charge colloidal particles remains dispersed in dispersion medium। तो मैंने अभी क्या क्या पॉइंट लिखा, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि एक डिस्पर्जन मीडियम में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उन कोलाइडल पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं उन कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन की वजह से वो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड रहेंगे और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर सभी को। तो कोलाइड्स मींस कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज होने की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ठीक है। एंड ये सब आप लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे, अभी जस्ट आप लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। तो इन हाइड्रोक्साइड्स के सोल में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मींस मेटल हाइड्रोक्साइड्स के सोल पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, वो भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जस्ट ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्लियर है तक। एंड मिल्क के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप का चार्जेस और डिफरेंट टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको भी फटाफट। नोट कर लिए। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो वो क्या है, तो एक टर्म है कोएगुलेशन। ओके, तो कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, उसको एक सिंपल से एग्जांपल समझो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दूध फट जाता है, तो जब दूध फटा तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, टेक्निकली दूध का क्या हुआ है, कोएगुलेशन हुआ है, ठीक है। अब जब दूध फटता है तो क्या देखते हो आप लोग, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो अल्टीमेटली किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेट हो जाना, प्रेसिपिटेट बन जाना, तो वो क्या कहलाता है, कोएगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो कोएगुलेशन का मतलब होता है सिंपली प्रेसिपिटेशन
ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम dispersion medium is known as coagulation। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू से हम समझ लो। जैसे देखो यहां पे डिस्पर्जन मीडियम है एंड उस डिस्पर्जन मीडियम में कोलाइडल पार्टिकल्स इनिशियली डिस्पर्स्ड है। ठीक है, फिर किसी वजह से वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स इकट्ठे होकर नीचे जाके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मींस नीचे जाके सेटल हो जा रहे हैं, जस्ट लाइक सस्पेंशन। और वो वजह क्या होती है वो सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी जस्ट आप लोगों को कोएगुलेशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा रीजन बता रहा हूं आप लोगों को। मान लो इनमें कोलाइडल पार्टिकल्स में है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हम किसी तरीके से इन कोलाइडल पार्टिकल्स के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें तो क्या होगा, इनिशियली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे जिसकी वजह से डिस्पर्स थे, वो रिपेल करना बंद कर देंगे, और रिपेल करना बंद कर देंगे तो एक दूसरे के पास पास आएंगे और एक दूसरे के पास पास आकर नीचे जाके कोएगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ये एक रीजन होता है कि उनके चार्ज को खत्म कर देना। ठीक है, मींस उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, डिस्पर्जन मीडियम से डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स मींस कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो गए। तो जो प्रोसेस हुआ है, यहां पे जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को कहा जाता है कोएगुलेशन। क्लियर है अगर? चलिए इसको भी नोट कर लो, जस्ट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। ठीक है, फिर देखो एक और टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है उसको भी डायग्राम के थ्रू समझो। लेट्स सपोज हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें ये डिस्पर्जन मीडियम है और उस डिस्पर्जन मीडियम में चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। ओके, अब अगर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कंडक्टिंग रॉड्स के थ्रू, जिनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है, लेट्स सपोज ये एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि इलेक्ट्रोड है, एंड इस तरफ एक और कंडक्टिंग रॉड हमने लगा दी, वो भी इलेक्ट्रोड कहलाएगी। तो जो कंडक्टिंग रॉड्स होती है उन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगर इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल वायरिंग के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो बैटरी में एक टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हो। तो ये है एक्सटर्नल बैटरी जिसका ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जब ये बैटरी इन इलेक्ट्रोड से वायर के थ्रू कनेक्ट की जाएगी तो इन इलेक्ट्रोड्स पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोड इस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब इन इलेक्ट्रोड्स पे चार्जेस आ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो अब बताओ कॉमन सेंस लगाकर कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे कि इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वही मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, मींस जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं और उसी मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है आता है? और मूव करके वहां पे जब ये उसकी तरफ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, तो वहां पे जाके जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोएगुलेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके डिस्पर्जन मीडियम से अलग कर देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the influence of electric field is known as electrophoresis। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के काम आ सकती है अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वैसे तो नहीं आते बट फिर भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है आंसर? चलिए, तो इसको भी नोट कर लो आप। ओके, फिर देखो नेक्स्ट टर्म्स हैं लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। तो ये टर्म्स आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिए हुए 9th के सिलेबस में, बट एनटीएससी में पूछा जा सकता है, बट पूछा तो नहीं गया है बट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो लायोफिलिक कोलाइड मींस ऐसे कोलाइड जिन कोलाइड्स में कोलाइडल पार्टिकल के पास डिस्पर्जन मीडियम के साथ डिस्पर्ज होने की टेंडेंसी अच्छी खासी होती है। ठीक है, मींस डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स मींस कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हम डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करेंगे तो वो आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो उस टाइप के कोलाइड्स कहलाते हैं लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक में लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। ओके, मींस कोलाइडल पार्टिकल्स लव्स डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका मतलब है कि कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम से प्यार करते हैं, इट मींस वो कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स होना चाहेंगे, और इस टाइप के कोलाइड्स कहलाते हैं लायोफिलिक कोलाइड, एंड इनको डिटेल में आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, फिर देखो लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफोबिक कोलाइड जस्ट अपोजिट है लायोफिलिक कोलाइड के, मींस सॉल्वेंट हेट्रेड कोलाइड्स। ठीक है, मींस ऐसे कोलाइड्स जिनमें कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम से प्यार नहीं करते, उनको उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, मींस उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहते। तो देखो इन सच टाइप ऑफ कोलाइड कोलाइडल पार्टिकल्स हेट्स डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? तो अब ये बताओ कौन से टाइप के कोलाइड को फॉर्म करना इजी होगा, लायोफिलिक या फिर लायोफोबिक? तो ऑब्वियस सी बात है लायोफिलिक कोलाइड
को आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन लायोफोबिक कोलाइड को आसानी से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड में कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स नहीं होना चाहते, क्योंकि वो उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, एंड लायोफिलिक कोलाइड में कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम से प्यार करते हैं, मींस उनके साथ आसानी से मिक्स होना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लायोफिलिक कोलाइड या फिर लायोफोबिक कोलाइड? तो इसका आंसर क्या होगा, लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक कोलाइड। क्लियर? चलिए तो इनको भी नोट कर लो। ओके, नोट कर लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेपरेशन मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। सेपरेशन मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर मीन्स किसी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिन सब्सटेंस से मिलकर वो मिक्सचर बना है, उन सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाएगा, तो उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एंड ये सब हमने क्लास 9 में डिटेल में डिस्कस किया, आप लोगों के पास नोट्स भी होंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के सस्पेंडेड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो सिंपल सा आंसर है फिल्टरेशन, छानना। ठीक है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं, तो उसमें से चाय में से हम क्या अलग करते हैं? तो चाय में से हम अलग करते हैं चाय पत्ती को। तो चाय पत्ती जस्ट बिहेव करती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह। ठीक है, तो चाय में चाय पत्ती सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, और चाय पत्ती को हम अलग करते हैं चाय से किसके थ्रू? चाय छन्नी के थ्रू मीन्स फिल्टर के थ्रू। तो वहां पर जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, एंड इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। क्लियर? फिर यहीं पे एक मेथड भी डिफाइंड है जिसको कहा जाता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक और मेथड है। तो डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपली जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में पानी लिया, और फिर पानी में हमने ऊपर से क्या मिला दिया? दाल मिला दिया। ठीक है, दाल मिला दी उसमें, और दाल को धो रहे हैं हम पानी में। ठीक है, दाल धुल गई। अब धुलने के बाद हम पानी को दाल से सेपरेट कैसे करेंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे? कंटेनर को टिल्ट कर देंगे। तो कंटेनर को टिल्ट करने पर पानी बाहर निकल जाएगा और दाल कंटेनर में रह जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, मीन्स उस प्रोसेस को हमें धीरे धीरे करना होता है। ठीक है, तो डिकेंटेशन मीन्स हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ये लिक्विड है, और उस लिक्विड में ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलाउ करेंगे नीचे सेटल होने के लिए। तो ये हो गया नीचे जाके सेटल। तो यहां पर क्या हुआ? सस्पेंडेड पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हुआ। एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा लिखता हूं। सेडिमेंटेशन हुआ। ओके, नीचे जाके सेटल हो गए
सस्पेंडेड पार्टिकल। फिर हम इस कंटेनर को टिल्ट करेंगे, तो टिल्ट करने से क्या होगा, ऐसा है थोड़ा सा कंटेनर, और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे इस लिक्विड को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, डिकेंटेशन कहलाएगा। चलिए इसको नोट करो शॉर्ट में। फिर अब नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, मीन्स दो लिक्विड जो कि आपस में डिसॉल्व नहीं हो पाती, मीन्स इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उन इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाता है। तो यहां पर मेथड है वो क्या है, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है एक सिंपल सा सेपरेटिंग फनल। ठीक है, एंड इसमें हमने यहां से उस लिक्विड के मिक्सचर को फिल किया और यहां पे स्टॉपर है। फिल करने पर लेट सपोज ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हाई है और इसके ऊपर कोई दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी लो है। ठीक है, ऐसा समझो आप लोग। तो क्या है, सेम कलर की वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। तो ये है लिक्विड हैविंग हाई डेंसिटी, और ये लिक्विड है लो डेंसिटी का, लिक्विड हैविंग लो डेंसिटी। ठीक है, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी हाई होगी वो नीचे रहेगा और जिस लिक्विड की डेंसिटी लो रहेगी वो ऊपर रहेगा। फिर हम इस स्टॉपर को ओपन करेंगे, तो ओपन करके ये हाई डेंसिटी वाला लिक्विड यहां से नीचे बहेगा और उसको हम कलेक्टर में कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये पूरा का पूरा लिक्विड नीचे जाके बह जाएगा, मीन्स हमें नीचे कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे, स्टॉपर को बंद कर देंगे। तो इस सेपरेटिंग फनल में क्या आ जाएगा, ये वाला लिक्विड रहेगा जिसकी डेंसिटी कम है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। नोट कर लिए। चलिए अब देखो नेक्स्ट, separation of magnetic solid from non-magnetic solid। ओके, तो हमारे पास एक मिक्सचर है जिस मिक्सचर में एक टाइप का सॉलिड है जो कि नॉन मैग्नेटिक है और एक दूसरा टाइप का सॉलिड है जो कि मैग्नेटिक है। फॉर एग्जांपल
सल्फर मिक्स्ड विथ आयरन। तो सल्फर के पार्टिकल्स और आयरन के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आयरन के पार्टिकल को सल्फर के पार्टिकल से अगर सेपरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो सल्फर है नॉन मैग्नेटिक एंड आयरन है मैग्नेटिक। मीन्स आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा और सल्फर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। मीन्स हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा? मैग्नेट यूज करना होगा। और उस मेथड को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेट यूज करते हैं। तो मैग्नेट यूज करके हम क्या करेंगे? आयरन को सल्फर से सेपरेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास 9 में डायग्राम के थ्रू। अभी जस्ट आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ volatile solid from non volatile solid। मीन्स हमारे पास दो सॉलिड का मिक्सचर है जिसमें से एक सॉलिड है वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉलेटाइल सॉलिड मीन्स ऐसा सॉलिड जिस सॉलिड की वेपर्स आसानी से फॉर्म होती है, एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मींस ऐसा सॉलिड जिसकी वेपर आसानी से फॉर्म नहीं होती, मींस जो वेपर फॉर्म नहीं करता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, इट इज कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स आयोडीन के पार्टिकल के साथ मिक्स है, तो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट हम किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम क्या है? सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, मीन्स हम दोनों मिक्सचर को, मीन्स इन दोनों सॉलिड के मिक्सचर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा? आयोडीन के पार्टिकल्स वेपोराइज होकर उस मिक्सचर से बाहर निकलते जाएंगे और फाइनली हमें क्या मिलेगा? उस मिक्सचर में लास्ट में सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो इन दोनों के मिक्सचर से आयोडीन क्या हो गया? सेपरेट हो गया थ्रू सब्लिमेशन। क्लियर है आता है? चलिए, तो जब भी हमें वोलेटाइल सॉलिड को नॉन वोलेटाइल सॉलिड से सेपरेट करना हो तो क्या मेथड यूज करते हैं? सब्लिमेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब बताओ, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो डेयरीज में, मींस मिल्क फैक्ट्रीज में मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। एंड उसके लिए जो मशीन यूज की जाती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन मीन्स मशीन में रख कर उसको गोल गोल रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे। ठीक है, तो थ्रू रोटेशन हम क्या कर सकते हैं? मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोगों ने घर में भी देखा होगा मिल्क चर्नर आता है जिसको हम इस तरीके से
घुमाते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं मिल्क से, और क्रीम से हम क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं। ठीक है, तो मिल्क चर्नर आता है, तो उसमें भी जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? एंड सिमिलरली ब्लड से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, तो वो मेथड भी क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहलाता है। क्लियर? एंड ब्लड के कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं प्लाज्मा, WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स, बायोलॉजी में पढ़ते हो आप लोग, एंड RBC दैट इज रेड ब्लड सेल। तो प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल, तो ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ब्लड के। तो उन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लो। अब डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो देखो फर्स्ट अगर हमें सेपरेट करना हो सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो सॉल्ट वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, मींस ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ओके, मींस हमारे पास ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व है, वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है, तो हम इसको क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। और इवेपोरेशन को फास्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल हीट सप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस फास्ट हो। तो हम इसको हीट कब तक करेंगे, जब तक पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, पूरा का पूरा पानी बाहर ना निकल जाए। तो जब तक हमें सूखा सॉल्ट ना मिले तब तक हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें लास्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने वाटर को सॉल्ट से सेपरेट कर दिया थ्रू इवेपोरेशन। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट, सेकेंड separation of two miscible liquids, मीन्स दो लिक्विड्स जो कि आपस में सॉल्युबल हैं, उन लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो देखो ऐसे केस में जो मेथड यूज होता है वो होता है डिस्टिलेशन। ओके, एंड डिस्टिलेशन में दो टाइप के होते हैं, तो एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि डिस्टिलेशन का मतलब क्या है। तो डिस्टिलेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंड हमने क्लास 9 में भी डिस्कस किया है डिटेल में। तो डिस्टिलेशन का मतलब है कि हम
किसी लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने पर लिक्विड की क्या बनती है, वेपर बनती है। फिर उस वेपर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वेपर को कूल करने पर क्या बनेगा, वापस से लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा मीन्स लिक्विड से वापस लिक्विड, लेकिन बीच में क्या हुआ है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हुआ है, फिर वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इवेपोरेशन या फिर हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, जिससे लिक्विड की वेपर बन रही है। फिर वेपर को क्या करें, ठंडा कर रहे हैं, मीन्स कंडेंसेशन, जिससे वापस लिक्विड मिल रहा है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, एंटायर प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। क्लियर, मीन्स पहले लिक्विड को बॉईल करना, बॉईल करके वेपर बनाना, फिर वेपर को कंडेंस करना और कंडेंस करके वापस लिक्विड बनाना, तो वो कहलाता है डिस्टिलेशन। क्लियर है तक? चलिए अब डिस्कस करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है। तो देखो फर्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड व्हेन difference between boiling point of two liquids is more than 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स हमारे पास लेट्स सपोज कोई एक लिक्विड है ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड कोई दूसरा लिक्विड है बी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के लिक्विड के मिक्सचर को मीन्स सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन में से उन दोनों लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर? अब डिस्टिलेशन मेथड में होता क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड में होता क्या है, उसको देखो सिंपल तरीके से। तो हमारे पास एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, ओके, एंड उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को लेते हैं। ये हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी के मिक्सचर को यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लिया। ठीक है, फिर यहां पे इसके टॉप साइड में कनेक्टेड होता है पाइप, और वो पाइप किससे कनेक्टेड होता है, कंडेंसर से कनेक्टेड होता है। तो यहां पे लगाया जाता है कंडेंसर, और कंडेंसर क्या करता है, वेपर को, हॉट वेपर को कूल करके ठंडा करता है, और ठंडा करके वेपर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये है रिसीवर फ्लास्क, और ये क्या है, कंडेंसर है।
और इस कंडेंसर में हॉट वेपर को कूल करने के लिए यहां से कोल्ड वाटर भेजा जाता है, ठीक है, और यहां से कोल्ड वाटर आउट होता है, सॉरी कोल्ड वाटर बोलता हूं, हॉट वाटर आउट, ठीक है। तो देखो, एंड टेम्परेचर को नोट करने के लिए यहां पे थर्मोमीटर लगाया जाता है, ठीक है। डायग्राम सब देख चुके हैं अपन क्लास 9th में, जस्ट एक रिवीजन है, छोटा सा बना रहा हूं थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखो, जब इसको इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उस लिक्विड के वेपर पहले बनेंगे, क्योंकि देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ऑब्वियस बात है, जब हम इसको हीट करेंगे तो पहले किसकी वेपर बनेगी, लिक्विड ए की वेपर बनेगी, मींस जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मींस लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पहले वेपोराइज होगा, क्लियर है आपका। तो जब हम इसको हीट करें तो हीट करने पर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर बनते जा रही है और वो ऊपर जा रही है, और ऊपर जाके इस पाइप के थ्रू पास होगी, और जब पाइप के थ्रू पास होगी तो यहाँ पे जो वेपर है वो किसकी है, लिक्विड ए की वेपर है। वो लिक्विड ए की वेपर, हॉट वेपर, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी और उससे ठंडा होगी, और ठंडा होने पर क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और यहां पर आकर कलेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर हम कौन सा लिक्विड ऑब्टेन करेंगे, लिक्विड ए, दैट इज लो बॉइलिंग लिक्विड। एंड कुछ समय के बाद आप लोग देखोगे कि इसमें से लिक्विड ए पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया उस तरफ, और इसमें क्या रह जाएगा, केवल लिक्विड भी रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिक्विड ए को लिक्विड बी से सेपरेट कर दिया थ्रू डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्टीमेटली लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया गया, फिर वेपर को ठंडा करके वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया गया। एंड इस सिचुएशन में दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस था, इस वजह से सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया गया, ठीक है। एंड इसके मेन जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो, सेपरेशन ऑफ through simple distillation method we can separate acetone from water। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्कस करते हैं, ओके। नोट कर लिए, अब देखो नेक्स्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल liquids having boiling point difference is less than 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जिन दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करना है, उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
सेपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम वाटर, एल्कोहल का वाटर से सेपरेशन। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 डिग्री के आसपास, आप लोग चेक कर लेना एक बार। एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, एसीटोन में लिक्विड होता है, और दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 61.4 के आसपास। इसको भी चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, क्लियर। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तो वो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट क्या होता है उसको देख लो। तो ये हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अरे यार देख सकते हैं, बढ़िया बना। यहां पे एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट लगाया जाता है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्लियर। अब देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम क्या होता है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सबसे पहले बता दूं अपन को कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रेजेंट होते हैं ग्लास बीड्स, ठीक है, कांच के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं। तो उन कांच के टुकड़ों का काम क्या होता है, मींस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है उसको देखते हैं। तो उन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम होता है कि इस लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर जो वेपर बनेगी उस वेपर को कूल करने का काम होता है, कंडेंस करने का काम होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लो। तो देखो हमारे पास इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जिन दो लिक्विड का मिक्सचर है उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। तो जैसे कि मान लो हमने यहां पर इस लिक्विड मिक्सचर में एसीटोन लिया और क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है। एंड इस लिक्विड मिक्सचर में एसीटोन की क्वांटिटी 50% है और क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी भी 50% है, दोनों बराबर अमाउंट में ली गई है, ओके। फिर देखो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, इस वजह से जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर एसीटोन की भी वेपर बनेगी और क्लोरोफॉर्म की भी वेपर बनेगी। मींस यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म वेपर्स होंगी, ठीक है। बट डिफरेंस इतना होगा कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और जिस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उस लिक्विड की वेपर की क्वांटिटी कम होगी। बस इतना सा डिफरेंस होगा, लेकिन वेपर दोनों ही लिक्विड की बनेगी। यहां तक क्लियर। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो एसीटोन की भी वेपर बनेगी और क्लोरोफॉर्म की वेपर बनेगी, बट डिफरेंस क्या होगा, क्वांटिटी का। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगी उस वेपर में ए की क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि एसीटोन का ए मतलब एसीटोन और सी मतलब क्लोरोफॉर्म। एसीटोन के वेपर की क्वांटिटी ज्यादा, क्लोरोफॉर्म के वेपर की क्वांटिटी कम। तो लेट्स सपोज जब हमने इसको इनिशियली हीट किया तो हीट करने पर वेपर स्टेट में ए की क्वांटिटी होगी 60% और सी की क्वांटिटी है 40%। अब ये दोनों वेपर्स ऊपर जा रही हैं तो
ऊपर जाएंगी तो इन ग्लास बीड से टकराएंगी। ग्लास बीड से टकराने पर क्या हो जाएगी, वापस से कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ठंडी होने की वजह से वापस ये दोनों का मिक्सचर क्या बन गया, लिक्विफाई हो गया। अब जो दोनों लिक्विफाई हुए तो लिक्विड स्टेट में ए की क्वांटिटी कितनी 60% और सी की क्वांटिटी कितनी 40%। ठीक है, बट अब देखो यहां से हम कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करें तो वेपर यहां से और बन रही है, तो वो वेपर गर्म होगी। तो उन गर्म वेपर से ये जो वेपर है जो कि लिक्विफाई हो चुकी है, कंडेंस हो चुकी है, वो वापस से वेपोराइज हो जाएगी। तो जब ये वेपर जो लिक्विड बन चुकी थी, उन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को वेपर की हीट मिलेगी, नीचे से जो वेपर आ रही है उसकी हीट मिलेगी, तो वो वापस वेपराइज होंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद वापस से उनको हीट मिली, हीट होने के बाद वापस से ये वेपराइज होंगे। तो जब वेपराइज होंगे तो फिर से ए की क्वांटिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो वो ए की क्वांटिटी होगी 70% और सी की क्वांटिटी होगी 30%। फिर ये दोनों वेपर बने, ए और सी की वेपर बनी, फिर वो वेपर और ऊपर गई, फिर और ऊपर जाने के बाद फिर से ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद वापस से लिक्विफाई हुई, लिक्विफाई होने पर ए की क्वांटिटी लिक्विड स्टेट में 70% और सी की क्वांटिटी लिक्विड स्टेट में 30%। फिर इन दोनों लिक्विड का मिक्सचर वापस से हीट होगा, वापस से हीट होने पर वापस वेपर बनेगी। अब जब वेपर बनेगी तो ए की क्वांटिटी फिर बढ़ जाएगी, तो वो हो गई मान लो 90% और ये हो गया सी 10%। ठीक है, तो इस तरीके से जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उस लिक्विड के वेपर की क्वांटिटी कंटिन्यूअसली ऊपर जाने पर बढ़ते जाती है। ठीक है, और फाइनली यहां से जो पास होगा वो कौन पास होगा, प्योर वेपर पास होगी, किसकी, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऑलमोस्ट प्योर बोल सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते, बट फिर भी ऑलमोस्ट प्योर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या हुआ, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम है कि जो वेपर्स बन रही है उन वेपर्स को वापस ठंडा करने का काम है। क्लियर है यहां तक, इसको भी नोट कर लो। एंड इन सबको डिटेल में डिस्कस किया जाता है क्लास 12 में। अभी तो मैंने आप लोगों को जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन की आप लोगों को उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लेना। ओके, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम पेट्रोलियम में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल्स, हैवी ऑयल्स, तो उन सबको सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए अब देखो एक और मेथड है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है और कब यूज करते हैं, तो इस मेथड को यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट impurities present in crystalline solid। ओके, तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है उन इम्प्यूरिटीज को उस क्रिस्टलाइन सॉलिड से सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल separation of impurities from copper sulfate। ओके, तो देखो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, impure कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये हमने वाटर में इम्प्योर कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर लिया।
क्लियर? यहाँ पर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, इसको, इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं। तो देखो हीट करने पर क्या होता है, ये जो लिक्विड है मीन्स वाटर है वो इवापोरेट होने लगता है, कॉपर सल्फेट इवापोरेट नहीं होगा। तो जब ये लिक्विड इवापोरेट होगा मीन्स वाटर इवापोरेट होगा तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो जो हमारा कॉपर सल्फेट है उस कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अल्टीमेटली हमने ये भी डिस्कस किया है कि हीट करने पर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? तो जब हम इसको हीट करें तो हीट करने पर ये सॉल्यूशन क्या बन रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको और हीट कर रहे हैं, तो और हीट करने पर फिर से वो क्या बन जा रहा है, अनसैचुरेटेड बन जा रहा है। तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट कॉपर सल्फेट की डिसॉल्व कर सकते हैं, उसमें और एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बट हम फिलहाल एक्स्ट्रा अमाउंट कॉपर सल्फेट की डिसॉल्व नहीं करें, सिर्फ इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर जस्ट ये कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी इसमें मींस कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है? तो इससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हीट करने पर। ठीक है? तो यहां पर हमारे पास इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है? कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है? हाई क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन दैट वाटर। क्लियर है? तो वाटर में अभी कॉपर सल्फेट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। ठीक है? और साथ ही साथ इम्प्यूरिटीज भी इसमें डिसॉल्व हो चुकी है। तो अभी क्या हो चुका है, कॉपर सल्फेट और इम्प्यूरिटी एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन अभी इनिशियली हाई टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में है, वो डिसॉल्व्ड स्टेट में। ठीक है? तो हाई टेम्परेचर पे वाटर में कॉपर सल्फेट भी डिसॉल्व्ड है और इम्प्यूरिटीज भी डिसॉल्व्ड है। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे क्योंकि लो टेम्परेचर पे कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी लो होती है। क्लियर है? यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ठंडा करने पर, इस सॉल्यूशन को ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे और इम्प्यूरिटीज वाटर में डिसॉल्व रहेगी। फिर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करके कॉपर सल्फेट को अलग कर लेंगे और अलग करके उसको सुखा लेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट से उसकी इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्लियर है? तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और वो इम्प्यूरिटीज वाटर में डिसॉल्व्ड। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है टेक्निक इसकी क्रिस्टलाइजेशन की। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, इम्प्योर सॉलिड के क्रिस्टल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है हाई टेम्परेचर पे और उस हाई टेम्परेचर पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हाई होती है। फिर जब हम सॉल्यूशन को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर वो जो सॉलिड है जो कि इनिशियली हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व था वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है और नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि कम टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल होता है वो सॉलिड। क्लियर? एंड इस तरीके से हम सॉलिड को उसकी इम्प्यूरिटीज से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है? एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एक बेटर मेथड है किसके कंपैरिजन में, इवेपोरेशन के कंपैरिजन में।
क्योंकि इवेपोरेशन में हम उसको सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली हीट करते हैं जब तक कि वो पूरा का पूरा सूखा पाउडर हमें ना मिल जाए, सूखा सॉलिड ना मिल जाए। तो हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लास्ट टाइम पे हीट करने पर वो सॉलिड क्या होता है, जल जाए, झुलस जाए। तो इस वजह से फिर हमें सॉलिड की सही क्वांटिटी नहीं मिलेगी, मीन्स हमें सॉलिड डिकम्पोज्ड मिलेगा, जला हुआ मिलेगा, ठीक है, जब हम इवेपोरेशन करेंगे तो। बट क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर क्रिस्टलाइजेशन में हम फाइनली क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को कूल कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में हमें हाई अमाउंट ऑफ प्योरिटी मिलती है किसकी, सॉलिड, क्लियर। एंड क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से ज्यादा बेटर मेथड होता है, ठीक है। एंड डिफरेंट सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है, और उस क्रिस्टलाइजेशन को बोला जाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो इसको भी नोट कर लो, क्लियर। फिर देखो, कोई भी जो डाई होती है या फिर इंक होती है, ठीक है, अगर हम इंक की बात करें तो इंक जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कलर्ड डाइज होती है, ठीक है। इंक में डिफरेंट कलर की डाइज मिक्स्ड होती है। तो उन डाइज को, मीन्स उन कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, to separate colored component of ink method used is, तो उस मेथड का नाम क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। एंड क्रोमेटोग्राफी आप लोग बायोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करते हो, क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा वर्ड है, उस क्रोमा का मतलब है कलर, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने वाली टेक्निक, क्लियर। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको, ठीक है। चलिए, नोट करो इसको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।